हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आप सबकी बायोलॉजी एजुकेटर मेंटर संकल्प के इस ऑफिशियल चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में बच्चों हमने बात की थी कि लघु बीजाणुधानी के अंदर हमने 4 लघु बीजाणु का निर्माण कराया था। तो लघु बीजाणुधानी के अंदर बच्चों ये जो 4 लघु बीजाणु बने थे, मैंने बोला था कि ये चारों लघु बीजाणु कैलोस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब जो ये कैलोस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बच्चों, तो ये जो चारों लघु बीजाणु हैं, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर कैसे विन्यसित रहेंगे? मतलब किस फॉर्म में ये बैठे रहेंगे? जैसे हमारे पास एक क्लासरूम है, उसमें हमने 4 बच्चों को हमें बैठाना है, तो हम उन चारों बच्चों को कैसे बैठा सकते हैं? तो पहला तरीका ये हुआ कि हम एक ही टेबल पे चारों बच्चों को बैठा दें। दूसरा तरीका ये हुआ कि हम चारों बच्चों को सीरियल वाइज बैठाएं। तीसरा तरीका ये हुआ कि हम रैंडमली किसी भी बच्चों को कहीं पर भी बैठा दें। और चौथा तरीका ये हुआ कि हम कोई एंगल पे कोई कोण बना के कोई एंगल पे डिसाइड कर करके बच्चों को बैठाएं। ठीक इसी तरह बच्चों, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर पाए जाने वाले ये जो चारों लघु बीजाणु हैं, ये इस लघु बीजाणुधानी के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं, किस तरह से बैठे होते हैं, किस तरह से विन्यसित होते हैं, उसके आधार पे जो लघु बीजाणु होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हम बताएं कि पहला जो लघु बीजाणु का अरेंजमेंट है, बैठने का तरीका है, वो है चतुष्फलकीय। इसमें जो चारों लघु बीजाणु होते हैं, वो 4 फलक पे पाए जाते हैं, 4 डायरेक्शन में पाए जाते हैं। मतलब हम अगर ऐसा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाएं, तो हमें एक यहाँ दिखेंगे, एक यहाँ दिखेंगे, एक यहाँ दिखेंगे, एक यहाँ दिखेंगे। ठीक है? बच्चों, किसी एक बच्चे को बोलेंगे तुम यहाँ से खड़े होके इस देखो देखो तुम, तो इस सामने वाले बच्चे को ये चीज कैसे दिखेगी? यहाँ की दिखेगी, यहाँ की दिखेगी, यहाँ की दिखेगी। ये यहाँ की इसको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जो लघु बीजाणु है ये इससे छुपा हुआ रहेगा। तो ये देखने में हमें कैसा दिखेगा? तो ये चतुष्फलकीय संरचना हमें सामने से देखने में हमें इसमें 3 लघु बीजाणु दिखाई पड़ते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार के लघु बीजाणु को हम कहते हैं चतुष्फलकीय संरचना। ठीक? दूसरा जो लघु बीजाणु का बैठने का तरीका है, वो है समद्विपार्श्विक। दूसरे तरीके से ये जो होंगे वो होंगे समद्विपार्श्विक। इसकी हम बात करें बच्चों, तो इसमें जो चारों लघु बीजाणु हैं, वो चारों लघु बीजाणु एक ही तल पे पाए जाते हैं। मतलब हमने एक ही टेबल पे चारों बच्चों को बैठा दिया, तो इससे हमें क्या हो रहा है कि चारों बच्चे हमें सामने से ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर समद्विपार्श्विक की बात करें, तो एक ही तल पे ये चारों लघु बीजाणु पाए जाते हैं लघु बीजाणुधानी के अंदर, जिसके कारण हमें चारों लघु बीजाणु ऐसे ही दिखते हैं। तीसरी जो संरचना है, वो है क्रॉसित। क्रॉसिंग मतलब एक दूसरे को हम 90 डिग्री के एंगल पे दो लघु बीजाणु को 90 डिग्री के कोण पे बैठाते हैं। एक लघु बीजाणु मान लो यहाँ है, तो इसका 90 डिग्री का कोण यहाँ। दो लघु बीजाणु को हम 90 डिग्री के कोण पे हम बैठाते हैं, तो ये हमें एक क्रॉस टाइप की संरचना दिखाई पड़ती है। ठीक है? तो इसमें जो क्रॉसित का हम अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो ये हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। मतलब क्रॉसित में हम बच्चों दो लघु बीजाणु को 90 डिग्री के कोण पर अरेंज कराते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है। ये है बच्चों क्रॉसित। चौथा अरेंजमेंट जो हो सकता है लघु बीजाणुधानी का, वो है समद्विपार्श्विक, चतुष्फलकी, क्रॉसित, रेखीय। मीन्स हम एक रेखा खींचे और इसी एक रेखा में ही चारों लघु बीजाणु पाए जा रहे हों, एक रेखा में। जैसे हम एक लाइन से एक के पीछे एक बच्चों को ऐसे बेंच पे बैठा दें, तो ऐसा 5 में बना दी, एक मिनट दो तुम दो, ऐसा। ऐसी संरचना को हम कहते हैं बच्चों रेखित। पांचवा जो लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु का बैठने का तरीका है, वो है बच्चों टी आकार का। यानी हम टी ड्रॉ करें, कैपिटल टी, उसमें एक लघु बीजाणु को इधर बना दें,
एक लघु बीजाणु को इधर बना दे, एक लघु बीजाणु को इधर बना दे और एक लघु बीजाणु को इधर बना दे। तो ये है बच्चों टी आकार की संरचना। तो लघु बीजाणु के अंदर ये 5 प्रकार का विन्यास पाया जाता है। लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुओं का लघु बीजाणु इस 5 प्रकार से विन्यसित रहते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो पांचों प्रकार है उसके हम बात करें कि उदाहरण की कि ये किसमें पाए जाते हैं। तो जो चतुष्फलकी संरचना है, वो चतुष्फलकी संरचना सभी द्विबीजपत्री पौधों में हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, हम समद्विपार्श्विक संरचना की बात करें तो ये सभी एक बीजपत्री पौधे में हमें देखने को मिलते हैं। जो क्रॉस प्रकार का अरेंजमेंट होता है जिसमें 90 डिग्री पे पाए जा रहे हैं, वो मैग्नोलिया में पाए जाते हैं। रेखीय प्रकार का अरेंजमेंट हमें पॉलिएंथस और हेलोफाइला में देखने को मिलता है और टी आकार का हमें एरिस्टोलोकिया में देखने को मिलता है। बच्चों, ये सभी उदाहरण हैं कि लघु बीजाणुधानी के अंदर चारों जो लघु बीजाणु हैं वो किस प्रकार से विन्यसित रहते हैं। फिर हम बच्चों बात करें कि जो परागकोश था उसमें 3 चीजें पाई जा रही थी। परागकोश के अंदर जो परागकोश था उसमें 3 बेसिकली चीजें हमें देखने को मिली थी। वो क्या क्या था अगर हम उसकी बात करें तो पराग कोश था, पराग कोश के नीचे था पुतंतु और उससे जुड़ी हुई जो पराग कोश को पुतंतु से जोड़ी रखती है वो होता योजी उतक। ठीक है, तो पराग कोश से पुतंतु को जोड़े रखने वाली संरचना जो होती है वो होती है योजी उतक। ठीक है, योजी इन दोनों को जोड़े रखती है। अब ये जो बच्चों पराग कोश पुतंतु से जुड़े हुए हैं, इसके आधार पर ये पुतंतु पराग कोश के किस संरचना से या किस भाग से जुड़े होंगे, उनके आधार पर पुमंग बेसिकली 4 प्रकार का होता है। पहला होता है अधःबद्ध। इसमें जो पराग कोश होगा उससे पुतंतु इसके आधार से जुड़ा होगा। मतलब मान लो इस पे हम कोई हेड बनाए, ये है तो इसके बीच के जस्ट ये जो हेड जहां खत्म हो रहा है उसी के आधार से, उसी के बेस से कोई चीज जुड़ी हुई है। ठीक इसी तरह जो ये पराग कोश होगा, ये जहां पे खत्म होगा बच्चों वहीं से पुतंतु स्टार्ट होगा। इसको हम कहते हैं अधःबद्ध प्रकार का पुमंग जो पाया जाता है सरसों में। दूसरा बच्चों हम बात करें संलग्न की, तो संलग्न में क्या होगा, संलग्न में ये जो पराग कोश है, ये हम पराग कोश अगर बनाएं तो इस पराग कोश के पूरे लंबाई से जुड़ा रहेगा अगर पुतंतु, तो उसको हम कहेंगे संलग्न प्रकार का पुमंग जो पाया जाता है चंपा में। तीसरा बच्चों हम बात करें पृष्ठ लग्न लग्न, तो देखो इसमें वर्ड ही आ रहा है पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब होता है पीछे, यानी अगर हम ये पराग कोश बनाएं तो इस पराग कोश के पीछे, पराग कोश के पीछे से वो तंतु जुड़ा रहेगा। इसको हम कहते हैं पृष्ठ लग्न प्रकार का पुमंग जो पाया जाता है कचनार में। चौथा हम बात करें बच्चों तो चौथा होता है मुक्त दोली। मुक्त दोली में क्या होता है कि ये जो पराग कोश है, ये पराग कोश रहेगा, पराग कोश के किसी एक बिंदु से पुतंतु जुड़ा रहेगा। पराग कोश के किसी एक बिंदु से पुतंतु जुड़ा हुआ है तो बाकी वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा, झूलता हुआ रहेगा, इसलिए इसका नाम ही है मुक्त। मुक्त मतलब फ्री, डोली मतलब झूलता हुआ। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से जुड़ा रहेगा तो बाकी वो फ्री रहेगा, बाकी वो मुक्त रहेगा, तो वो आराम से झूलता हुआ हमें नजर आएगा। तो बच्चों पराग कोश और पुतंतु एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं उसके आधार पर भी जो पुमंग होता है वो कई प्रकार का होता है। तो आप लोग इतना पढ़ लीजिए बच्चों। उसके बाद हम आपको बताते हैं, एक छोटी सी चीज रह गई है वो भी सुन लीजिए। तो वो क्या था कि अभी हमने देखा बच्चों कि लघु बीजाणुधानी के अंदर बनी थी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में हुआ था अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनी थी क्या, तो बनी थी 4 लघु बीजाणु। अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो 4 लघु बीजाणु बनी थी बच्चों, वो 2 प्रकार से बन सकती है। जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ लघु बीजाणु मात्र कोशिका में,
इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ और इस अर्धसूत्री विभाजन से जो लघु बीजाणु बने, कितने बने? 4 बने। इस लघु बीजाणु में जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये अर्धसूत्री विभाजन बच्चों 2 प्रकार से होता है। एक होता है युगपत विभाजन और दूसरा होता है क्रमिक विभाजन। क्रमिक विभाजन। अब हम बच्चों बात करते हैं युगपत विभाजन क्या होता है, क्रमिक विभाजन क्या होता है। क्रमिक मतलब होता है क्रम से, और युगपत का मतलब होता है कि कोई चीज कंप्लीट हो गई, संपूर्ण हो जाए, तब कोई चीज हो। जैसे हम अगर पहला बात करें युगपत अर्धसूत्री विभाजन का, युगपत अर्धसूत्री विभाजन की बच्चों अगर हम बात करें, तो ये जो पराग कोश के अंदर पाए जाने वाला लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें एक कोशिका एक केंद्रक पाया गया। अब ये केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाया। अभी भी सिर्फ केंद्रक विभाजन हुआ है, ठीक है, ये केंद्रक विभाजन हुआ, एक केंद्रक विभाजित होकर दूसरा केंद्रक बनाया। फिर ये 2 केंद्रक फिर से विभाजित होके 4 केंद्रक बनाया। तो अभी भी कौन सा विभाजन हुआ है? केंद्रक विभाजन हुआ है। अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो यहाँ हुआ अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और यहाँ हुआ अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ एक केंद्रक से 2 केंद्रक बना, 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बना। अभी सिर्फ और सिर्फ केंद्रक का विभाजन हुआ है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है। फिर इसके बाद लास्ट में हुआ कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य के विभाजन से जो लघु बीजाणु बनते हैं वो सम न बन के चतुष्फल की संरचना में बनते हैं। यानी कि अगर युगपत विभाजन होगा, युगपत विभाजन में जो बनने वाले लघु बीजाणु होंगे वो चतुष्फल की संरचना में बनेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि युगपत विभाजन किसे कहते हैं। तो बच्चों युगपत विभाजन उसे कहते हैं जिसमें केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, देखो पहले एक केंद्रक से 2 केंद्रक बना, अभी भी सेल विभाजित नहीं हुआ, कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं हुआ। फिर 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बना, 4 केंद्रक के बनने के बाद फिर लास्ट में कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ तो 4 कोशिकाएं बनी। इसको बच्चों हम कहते हैं युगपत विभाजन। फिर क्रमिक विभाजन क्या होता है? अगर हम बच्चों क्रमिक विभाजन की बात करें, क्रमिक विभाजन, तो क्रमिक विभाजन देखो नाम से ही लग रहा है, क्रमिक मतलब क्रम, मतलब कोई भी चीज क्रम से होगी। तो एक जो कोशिका है, एक जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, वो विभाजित करके 2 केंद्रक बनाएगी, और जैसे ही बच्चों ये 2 केंद्रक बनाएगी उसके बाद ही हो जाएगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो ये पहला हुआ केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन हुआ। फिर केंद्रक विभाजन के तुरंत बाद हो गया कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। लेकिन अभी भी अर्धसूत्री विभाजन संपूर्ण थोड़े हुआ है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में पूरा पूरा होता है। तो अभी यहाँ पे हुआ है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अभी द्वितीय बचा है। द्वितीय बचने से पहले ही, द्वितीय बचने से पहले ही कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब बच्चों होगा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, और ये यहाँ पे बनेगा एक केंद्रक से फिर 2 केंद्रक, और फिर से होगा फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो इसमें जो बनने वाला लघु बीजाणु होता है
वो समद्विपार्श्विक समद्विपार्श्विक प्रकार का लघु बीजाणु का निर्माण करता है। तो बच्चों आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है युगपत विभाजन, क्या होता है क्रमिक विभाजन। युग विभाजन हम उसे कहते हैं जिसमें जब पूरा केंद्रक विभाजन हो जाए तब लास्ट में कोशिका द्रव्य का विभाजन हो। क्रमिक विभाजन हम उसे कहते हैं कि जैसे ही केंद्रक विभाजन हो कोशिका द्रव्य का विभाजन हो, फिर केंद्रक विभाजन हो, फिर कोशिका, मतलब कोई भी चीज साथ साथ हो रही है तो उसको हम कहते हैं क्रमिक विभाजन। कोई चीज किसी चीज के कंप्लीट होने के बाद हो रही है तो उसको हम कहते हैं युगपत विभाजन। जैसे हम अगर बोलें कि आप 12th का एग्जाम बिना पास किए ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लो, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है बच्चों। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, युगपत विभाजन का प्रकार हुआ कि आप 12th का एग्जाम जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, हम बोले कि आप 12th का एग्जाम देते देते सिंगिंग में एडमिशन ले लो, तो तुम ले सकते हो। 12th का एग्जाम भी दे रहे हो, साथ में सिंगिंग भी सीख रहे हो, 12th का एग्जाम भी दे रहे हो, स्विमिंग भी सीख रहे हो, तो ये कौन सा विभाजन, किस प्रकार का विभाजन हो गया? क्रमिक विभाजन हो गया। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही पढ़ो, चीजों को कोरिलेट करके पढ़ो, बायोलॉजी में डायग्राम को समझो और चीजों को ऐसे ही रिवाइज करते रहो। आई होप बायो से इजी कोई भी चीज नहीं है और बायो से टफ भी कोई चीज नहीं है। चलिए पढ़ते रहो आप लोग। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।